हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में तो समझते हैं क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसे शॉर्टकट एसएन रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसमें होगा क्या, ध्यान से समझना। एक हमारे पास सबस्ट्रेट गिवन होता है, आरएल टाइप कुछ गिवन होगा, राइट, आरएल, एंड एक न्यूक्लियोफाइल गिवन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक हमें क्या गिवन मेंशन होते हैं, सॉल्वेंट। जब ये उसके बाद ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा, RNU प्लस L माइनस। तो इस रिएक्शंस को थोड़ा अच्छे से देखो, एक आरएल, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, RNU एंड L माइनस, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस रिएक्शंस, राइट। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स। सही बात है क्या? देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स आर कौन से, निम्नली। जैसे हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले क्या है बताओ, सॉल्वेंट, राइट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है अपने पास में, क्या बोलो, न्यूक्लियोफाइल, राइट, न्यूक्लियोफाइल। थर्ड, यहां पे हमने L लिखा है, राइट। L रिप्रेजेंट करता है यहां पर, दैट इज लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, है ना। और नेक्स्ट बात करें अपने पास में तो R, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सबस्ट्रेट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का स्टडी करने के लिए। बात समझ में आया क्या? अब अपने पास बात करें देयर आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप के बारे में, तो अपने पास जो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, राइट। देयर आर मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं SN1, राइट, SN1 प्राइम, SN2, SN2 प्राइम, SNI, और क्या बोल सकते हैं बताओ, SNI प्राइम, और हम क्या बोल सकते हैं, SNNG, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमें टोटल अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसका अपन को डिस्कशन करना होता है, राइट। क्या है, SN1, SN1 प्राइम, SN2, SN2 प्राइम, SNI, SNI प्राइम, SNNGP, SNAR एंड बेंजाइन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उससे पहले हमें जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ना, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या, सॉल्वेंट्स, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट, है ना, ताकि अपना काम बाद में आके प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, अपना काम आसान हो जाए। सही है क्या? अपने पास है सॉल्वेंट्स, बोलो क्या है, सॉल्वेंट्स। तो क्या है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट आखिर क्यों चाहिए हमें? सॉल्वेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर केमिकल रिएक्शन, solvents are most important components for a chemical reactions like a substitution reactions, especially because they provide a medium, बात समझ में आया? जैसा कि हमें पता है केमिकल रिएक्शंस में बात करें थे तो रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, तो हम क्या बोलते हैं, बोलो। जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट्स, मींस गैसियस के केस में कोलिजन सबसे ज्यादा होता है, देन लिक्विड में मैक्सिमम चांसेस, है ना। मतलब ये बोल सकते हैं क्या, कोलिजन, जनरली कोलिजन अकर्स मेनली gaseous phase, right? Collision occurs mainly in gaseous phase, yeah, in
सॉल्वेंट फेज, सॉल्वेंट फेज। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए हमें सॉल्वेंट फेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बात समझ में आया। तो अब हमें बात करना है कि सॉल्वेंट्स कैसे होते, क्या टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं। तो बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट, राइट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। द फर्स्ट वन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड सेकेंड वन इज पोलर सॉल्वेंट। सही है क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। Those solvents having dipole moment 0 which is equals to dipole moment क्या हो जाए 0, those solvents dipole moment 0, such type of solvents are known as non-polar solvent। जिस solvent का dipole moment 0 हो जाएगा, वो dipole moment 0 है, तो ऐसे solvent को क्या बोलेंगे बताओ? non-polar solvent, right? And having not equals to 0, dipole moment having not equals to 0, such solvents are known as polar solvents। हमें ये तो आता है ना polar and non-polar फाइंड करना, कहाँ पढ़ते हैं बताओ? केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, राइट। तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं अपन वेक्टर के बारे में, हमें वेक्टर कंपोनेंट का सम पता होता है, सेम फॉर्मूला यहाँ करके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक एग्जांपल की बात करें CCl4 लिक्विड्स हो जाए, ध्यान से समझो तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है CCl4 स्ट्रक्चर, सही है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, सही है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 और क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, राइट। अगर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो अगर हम इसका रिएक्शन अपने पास बात करें CCl4 के बारे में, तो ध्यान से समझना तो क्या हो जाएगा कुछ इस टाइप से, Cl 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 एंड Cl। ध्यान से समझो, हमें अगर ज्योमेट्री का आइडिया हो तो 3 कुछ इस तरीके से Cl रहे होंगे ट्राइगोनल, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में Cl। तो ये जो 3 Cls हैं अपने पास, कार्बन एंड क्लोरीन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली क्लोरीन। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर। तो होगा क्या, जो ट्राइगोनल बन रहे हैं यहाँ पर, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, देखो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लेते हैं डाइपोल मोमेंट μ1 है फ्रॉम कार्बन टू Cl, तो इस वाले का भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, μ1 इस डायरेक्शन में, इस वाले का क्या होगा, एटम तो सेम है ना, कनेक्टिविटी सेम है कार्बन एंड क्लोरीन, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा μ1। जब इन तीनों μ1 का रिजल्टेंट निकालोगे तो कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा μ1 के इक्वल, ये बात सही है क्या? और यहाँ पर कार्बन एंड क्लोरीन ही प्रेजेंट है, एटम की कनेक्टिविटी सेम है, एटम सेम है, इसका भी वेक्टर क्या आ जाएगा μ1, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, μ1 कैंसिल, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का वेक्टर आएगा फॉर दिस CCl4 क्या आएगा 0, मीन CCl4 हमारा क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बात समझ में आया? तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अपने पास क्या हो जाए, बेंजीन लिक्विड, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, CH2 लिक्विड हो जाए। बात समझ में आया? तो जो इस टाइप के हमारे पास लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बात कर रहे हैं अगर पोलर सॉल्वेंट के बारे में, तो दो सॉल्वेंट्स हैविंग डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, हैविंग सम डाइपोल मोमेंट्स। अगर कुछ डाइपोल मोमेंट इसके पास है, तो पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट को बेसिकली फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, राइट। पोलर सॉल्वेंट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो अगर हम बात करें पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में, तो ध्यान से समझना क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 2 टाइप से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब हमें पता करना पड़ेगा क्या डिफरेंस है दोनों में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं, इट रिलीजेस, ये क्या रिलीज करते हैं बताओ, H+ आयन, राइट, इट रिलीजेस H+ ion and they do not release H+ ion, right, release H+ ion, ये बात समझ में आया? they do not release H+ ion, such type of solvents are known as polar aprotic। polar तो हैं, नो डाउट, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, मॉलिक्यूल्स पोलर तो हैं, लेकिन अगर वो H+ आयन रिलीज करता है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, H+ आयन रिलीज नहीं करता है तो पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट है। नेक्स्ट टाइप आपको डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट समझना ध्यान से, जो हमारे पास ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, दे कैन सॉल्वेट फॉर बोथ केटायंस एंड एनायंस, बट इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स दे कैन सॉल्वेट ओनली केटायंस नॉट एनायंस। और रीजन समझते हैं, ये क्या होता है, हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, क्या बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट both cations and anions, right? Solvate both cations and anions। समझना ध्यान से कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये बात तो मानते हो ना। अब ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और हमने डाइपोल में डायरेक्शन इधर बनाया कुछ इस टाइप से, और एक डाइपोल डायरेक्शन ये, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। नहीं, ये H2O मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात हमें पता होना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली पता तो है ही। अब ध्यान से समझना, वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ बेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कुछ इस टाइप से होंगे, हाइड्रोजन इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मींस ये जो मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं है, सही है? डाइपोल मोमेंट 0 नहीं तो क्या है, पोलर है। मान के चलते अपना एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल से कैसा है बताओ, पोलर। तो हम समझने की कोशिश कर, हमने क्या बोला, दे कैन सॉल्वेट बोथ केटायन एंड एनायंस, राइट? समझना ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई भी केटायन है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इसको क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा। सही बात है क्या? कुछ इस टाइप से, यहाँ ऑक्सीजन मोल नेगेटिव एटम है तो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है, केटायन, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, बात सही है, कुछ एनर्जी रिलीज होगा। बोलो कोई समस्या? एनर्जी रिलीज होते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहा होगा, केटायन से आयंस एंड डाइपोल, आयन डाइपोल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट, राइट? तो बात करें अगर हमारा सॉल्वेंट क्या हुआ, इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन नोन एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, सॉल्वेंट क्या हो जाए, अदर देन वाटर, देन सॉल्वेशन। क्या ये बात समझ में आया क्या? अदर देन वाटर सॉल्वेशन बोला जाता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। कौन से टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, आयन डाइपोल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो हमने कहा एक केटायंस को हाइड्रेट करता है। सिमिलरली देखा जाए तो दे कैन सॉल्वेट आल्सो एन आयन, दे आल्सो कैन सॉल्वेट एन आयंस। ये हमारे पास एन आयन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी रहा होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन क्या होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, सही है क्या? क्या होता है बताओ, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो क्या करेगा, इसको सॉल्वेशन इफेक्ट। दे कैन सॉल्वेट एनायंस आल्सो फ्रॉम हाइड्रोजन एटम and force of attraction will be ion dipole type of force of attraction, ion dipole force of attraction, right? So polar protic solvent can solvate both cations as well as anions, right? अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, ऐसे पोलर सॉल्वेंट्स जिसके पास क्या हो, जो हाइड्रोजन है ना कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा तो ये क्या करते हैं, इट रिलीजेस H+ आयन, और रिलीजेस H+ आयन इन सच टाइप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम, ध्यान से समझना, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात किया जाए, यहाँ पे एग्जांपल क्या होंगे इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के, जैसे अपने पास क्या हो जाए, अभी देखा हमने वाटर मॉलिक्यूल हो जाए, राइट? और क्या हो जाए बताओ, क्या हो जाए बोलो, अपने पास ROH अल्कोहल हो जाए, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन R2NH, और क्या हो जाए देखो, फिनॉल हो जाए, थायोफिनॉल हो जाए, सही है क्या?
अमाइड हो जाए, दैट इज 1 डिग्री अमाइड, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड 2 डिग्री अमाइड, RCONH2, एसिटिक एसिड हो जाए, CH3COH एटसेट्रा। ये जो हमारे पास सॉल्वेंट्स होंगे सच सॉल्वेंट्स आर नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? राइट। अब हम बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में। हमने क्या बोला, ध्यान से समझो, हमने क्या बोला, दे कैन नॉट सॉल्वेट एनायंस, दे सॉल्वेट ओनली कैटायंस। तो अगर बात करें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में, राइट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या है? कैन सॉल्वेट ओनली कैटायंस नॉट एनायंस। ये जो भी चीजें हम लिख रहे हैं ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स फैक्टर करने वाले हैं। जब हम बात करेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 मैकेनिज्म एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN2 मैकेनिज्म, तो एग्जैक्टली हमें समझ में आया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स SN1 फेवर कर रहा है एंड क्यों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स SN2 फेवर कर रहा है, व्हाई? तो हमें एग्जैक्टली इसका आंसर वहां मिलेगा। अभी हमें पहले इस बात को समझना होगा, दे कैन सॉल्वेट ओनली कैटायंस नॉट एनायंस। अच्छा, ऐसा क्यों? रीजन ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक रीजन। समझने की कोशिश करते हैं, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, राइट। तो ये हमें बात समझ के चलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझना। अब बात करें यहाँ पे, हमने बोला इट कैन नॉट रिलीज H+ आयन, तो यहाँ पे ध्यान से हमें समझना है। जैसे अपने पास कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास वी हैव एन एसीटोन, हमारे पास एक सॉल्वेंट क्या गिवन है, एसीटोन। अच्छा, एसीटोन की स्ट्रक्चर तो पता होगा ना, CH3COCH3, राइट, CH3COCH3। देखो ऐसा लिखिए, अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, ज्योमेट्री हमें पता है स्क्वायर प्लेनर होता है, तो हमेशा से ट्राई करना है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि ये हमेशा से पहले से ही आदत बनाओ, कुछ ट्राइगोनल प्लेनर टाइप ज्योमेट्री हमें दिख भी रहा हो। क्या ये बात सही है? राइट। अब समझो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो कार्बन, ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, कार्बन sp3 सेंटर है, और ये जो कार्बन है ये हमारे पास कार्बन sp2 सेंटर है। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं परसेंटेज S कैरेक्टर। इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा हमारे पास क्या आएगा ऑर्डर, कार्बन sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3, ये हमें देखने को मिलता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। तो यहाँ पे कार्बन sp2 एंड कार्बन sp3 विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जल्दी बोलो तो कौन सा आ जाएगा, कार्बन sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलो मान लेते हैं यहाँ पे डाइपोल डायरेक्शन आएगा μ1, इसकी भी डाइपोल मैग्नीट्यूड क्या है अपने पास, वेक्टर μ2। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सॉरी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कुछ हमें इस टाइप से देखने को मिलेगा। क्या ये बात सही है? लेकिन ये μ1 नहीं होगा, μ2 होगा, जो भी हो। इन दोनों की वजह से एक बात बताओ, इन दोनों की वजह से देखा जाए एक वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, एक इस साइड में, दोनों के बीच अगर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री अगर एंगल मान ले तो हमें पता होना चाहिए अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है तो 120, तो रिजल्टेंट किसी भी डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर और किसी एक मैग्नीट्यूड वेक्टर के इक्वल ही आता है μ1, राइट। तो इस स्ट्रक्चर का जो ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होता है μ1 प्लस μ2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात तो मानते हो ना, मतलब ये एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्या ये पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या ये पोलर प्रोटिक होगा? क्या ये हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से। हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होना चाहिए फॉर पोलर प्रोटिक मॉलिक्यूल्स, हमने शॉर्टकट देखा था, किससे, ध्यान से देखो वापस, कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। क्या ये बात सही है? राइट। अब समझना ध्यान से, तो इसमें एग्जांपल की बात करें, अब समझना हमने क्या बोला था, दे कैन सॉल्वेट ओनली कैटायंस नॉट एनायंस, व्हाई? रीजन हमारे पास क्या है, कैटायन है। हमने एग्जांपल भी चलो एसीटोन ही लेके चलते हैं, तो क्या अपने पास एसीटोन यही है क्या, C डबल बॉन्ड O एंड ये मिथाइल ग्रुप है, राइट। ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, सही है। तो यहां पर ऑक्सीजन एटम पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, पार्शियल
नेगेटिव करेक्टर, क्या ये बात सही है क्या? पार्शियल नेगेटिव करेक्टर ऑक्सीजन एटम पर आएगा पार्शियल नेगेटिव करेक्टर। और देखा जाए यहाँ पर है केटायन, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आयन डाइपोल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डीपी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या कर रहा है? सॉल्वेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ केटायन, राइट, सॉल्वेशन ऑफ केटायन। बात करें एनायन से केस में तो क्यों नहीं हो रहा, अगर ये समझना चाहें तो देखो अपने पास क्या है, एक V7 एनायन ये। अब इसका जो पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर, इस पे ध्यान समझना, ये जो कार्बन sp2 सेंटर है जहां पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर डेवलप हो रहा है वो कहीं ऐसा रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास, ये बल्कि ग्रुप मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, इन दोनों में क्या हो रहा होगा? स्टेरिक रिपल्सन्स, और ये इसको हाइड्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये दे कैन सॉल्व इट ओनली केटायंस नॉट एनायन। से बात समझ में आया क्या? बात करें एग्जांपल के बारे में, क्या एग्जांपल होते होंगे फॉर दिस सॉल्वेंट्स? तो एग्जांपल देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा एसीटोन पोलर है पर डोनेट नहीं कर सकता, H+ आयन रिलीज नहीं करता, क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जैसे अपने पास हो जाए डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, राइट, CH3O CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। या हम चाहें तो जनरल लिख सकते हैं ईथर ROR। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? डाईमिथाइल सल्फर, DMS शॉर्टकट लिखा जाता है, ध्यान रखना है, डाई मिथाइल सल्फर। डाईमिथाइल सल्फर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सल्फर एंड CH3 और एग्जांपल क्या शॉर्टकट लिखा जाता है इस सॉल्वेंट को? DMSO। ये आल्सो क्या है? पोलर, क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्या होता है एग्जांपल? डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड इज डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड्स। और भी एग्जांपल कुछ चलो लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या हो जाए? DMF, क्या होता है? डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF शॉर्टकट। अब हम स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं ना, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। पहले सोचो फॉर्मामाइड, तो समझो फॉर्मामाइड पक्का मतलब HCONH2 रहता होगा। डाईमिथाइल है मतलब नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है? दो मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन हो जाएगा कनेक्ट, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हमने R ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन को, तो क्या हो गया? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर इस H की जगह पर CH3 लगा दिया जाए, मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? DMA, दैट इज डाईमिथाइल एसिटामाइड। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 एंड CH3, राइट। तो हम चाहे इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ C डबल बॉन्ड O N, है ना, ये होगा हमारे पास डाईमिथाइल एसिटामाइड, राइट। जैसे हमारे पास और एग्जांपल की बात करें, HMPA, HMPA क्या होता है? हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? P डबल बॉन्ड O N, ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं वो क्या रहे होंगे? मिथाइल ग्रुप, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। बात समझ में आया? तो हमने कहा सॉल्वेंट क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो सॉल्वेंट एक मीडियम प्रोवाइड करता है। हमें जैसा पता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कोलिजन के लिए गैसियस फेज या सॉल्वेंट फेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हमें क्या करता है? सॉल्वेंट फेज रिक्वायर करता है। इसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे जिसके वजह से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या ये बात सही है? फिर हमने कहा सॉल्वेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो सॉल्वेंट देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, such type of solvents, those solvents having dipole moment equals to 0। अगर डाइपोल मोमेंट किसी भी सॉल्वेंट का 0 है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो पोलर सॉल्वेंट। फिर हमने कहा पोलर सॉल्वेंट को फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। बात समझ में आया? आगे देखेंगे इसके बारे में और रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट। केस नंबर 2 था अपने पास, सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स था वो था न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स मतलब स्पीसीज विच कैन डोनेट, स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ
टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात सही है क्या? अब से ध्यान समझना, न्यूक्लियोफाइल को अपन शॉर्टकट क्या लिखने वाले हैं, NU माइनस। NU माइनस मीन्स क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझ में आया? स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से समझना, इसको और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। न्यूक्लियस लविंग ग्रुप हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके होते हैं जीओ सेट 2 में, जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे होते। क्या ये बात सही है? यहाँ तक कोई डाउट? अब समझना, अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, हमने क्या बोला, ऐसे स्पीशीज जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना उसके पास डोनेट करने के लिए। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स। क्या बोला मैंने? नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज, वो बिहेव कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। या लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स। बात समझ में आना? नेक्स्ट, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई, राइट, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। और एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में हम सोच सकते हैं। एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास बेंजीन हो जाए, इट आल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास क्या हो जाए, पिरिडीन हो जाए, फ्यूरान हो जाए, हमारे पास क्विनोलिन हो जाए। समझ में आया? एटसेट्रा, जाइसोक्विनोलिन, इंडोल, पाइरोल, है ना, थायोफिन, ये सब क्या होंगे, ये सब भी न्यूक्लियोफाइल। अब अच्छा खास बात बताएं, न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखा जाए ना, तो हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के ही अरेंज ऑर्डर में लिखा है। मतलब विच वन इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बोला जाए, विच वन इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, negatively charged, and then lone pair containing nucleophile, then pi electron density having alkene या alkyne, and then least will be aromatic pi electron density। ये सबसे least न्यूक्लियोफिलिसिटी के होते हैं, इसकी स्ट्रेंथ सबसे पुअर होगा। अच्छा ओके, तो इसका क्या मतलब है, समझना ध्यान से। अब ये जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज एंड लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, इस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स को बोला जाता है एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। और ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसे बोलते हैं इनएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, इनएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। आगे सीखेंगे धीरे धीरे इसका क्या मतलब। इनएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स, इनएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स क्या, एक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है जब ऐसी न्यूक्लियोफाइल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, जब ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक का नाम देने वाले हैं। जैसे आगे चल के कभी पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो कब क्या हो रहा है कंफर्म नहीं कर पाते, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं रिएक्शंस में कब क्या हो रहा है, कब फ्री रेडिकल एडिशन हो रहे हैं, कब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। बात समझना, जैसे फॉर एग्जांपल ये पढ़ा होगा, है ना, जैसे हम बात करें अपने पास लेट सपोज क्या है, वी हैव एन अल्कीन, हमने इस अल्कीन का रिएक्शन करवा दिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। ध्यान से समझना, किससे करा दिया रिएक्शन, विथ वाटर मॉलिक्यूल। पूछा जाए क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन तो करवाया होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, HNOH लगा दे, नहीं, H और OH लगा नहीं सकते डायरेक्टली। क्यों, रिएक्शंस की बात करें, कोई पूछे क्या रिएक्शन होगा तो नो रिएक्शन। ऐसा क्यों, अरे यही तो पढ़ रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, और वाटर मॉलिक्यूल्स लोन पेयर कंटेनिंग, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। Since both are nucleophile, there are no reactions occurs in this reaction mechanism। बात समझ में आया, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, both are nucleophile, दोनों ही रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन नहीं होगा। याद करो, इस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए तभी हम लोग क्या किया करते थे, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते थे ताकि रिएक्शंस परफॉर्म किया जा सके, C डबल बॉन्ड C, और हमें अगर इसका रिएक्शन कराना है तो हम एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया करते थे, राइट। अब ये जो हमारे पास H+ आयन है ना, ये क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता है, राइट, क्या, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। अब ये हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस पे अटैक करता था,
और पहले रिएक्शंस में कुछ इस टाइप से कार्बोकेटायन बन जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट अकर्स, फिर उसकी बातें अपन बाद में करेंगे, राइट। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद ये जो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल्स है ये इस पर अटैक करेगा, और उसके बाद क्या होता है H+ आयन रिमूव, और हमें एक सुंदर सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या ये बात सही है क्या? कुछ इस टाइप से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता था। तो ये कहानी। अब इसमें कोई पूछे क्या रिएक्शन है, देखो ध्यान से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है ना, तो ये हमारा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सब हम बातें करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के, स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स में। हमने वहां पे पढ़ा था रिएक्शंस टू टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन दैट अकर्स इन ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शंस, और एक होते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। बात सही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ऑर्डर कैसे स्टडी करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा, वो सब हम लोग पढ़ते थे बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन लाइक इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन एंड स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्या ये बात सही है? तो ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसका जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्लो स्टेप होता है। कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट है, तो ये हाईली रिएक्टिव होंगे, तो यहाँ से यहाँ पे कन्वर्जन के जो स्टेप होते हैं वेरी फास्ट होते हैं, तो रेट हम यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आया? तो कुछ इस टाइप। अब हमें कोई पूछे इस रिएक्शन में क्या कैसा रिएक्शन, देखो ऐड तो हो रहा है, नो डाउट, इस पूरे रिएक्शन में H and OH ऐड हो रहे हैं, मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। पर पूछा जाएगा कौन से टाइप के एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो समझो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल दैट इज इनएक्टिव, ये क्या है H+, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज एक्टिव। एक्टिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इनएक्टिव, मतलब नाम क्या दोगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हम जब ये सीख जाएंगे ना तो हम एकदम श्योर हो चुके होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कब नाम देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कब नाम देंगे। ये बात समझ में आया क्या? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बात समझ में आया। तो अभी हमें न्यूक्लियोफाइल्स में हमने कहा अपने पास क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, राइट। और क्या हो सकते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। और उसके बाद क्या होता है, हमने बोला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या ये बात सही है क्या? फिर हमने बोला इसमें जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है यही होता है, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स आर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इनएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स। सही है, क्या होते हैं, इनएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स। ये इसका स्ट्रेंथ भी जनरली हमें देखने को मिलता है। एक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इनएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जांपल क्या होंगे, जैसे अपने पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाए, देखो OH- हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, RO-, इस कार्बोक्सिलेट आयन RCOO-, सल्फोनेट आयन RSO3-। सही है। जैसे अपने पास CH3CO एसीटेट आयन हो जाए, अमाइड आयन NH2- हो जाए, RNH- हो जाए। समझना ध्यान से, क्या ये बात सही है? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, जैसे अपने पास NH2 NH- हो जाए, NH2O- एक्सेट्रा, सब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। अगर बात की लोन पर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, जैसे क्या हो जाए, अल्कोहल, वाटर, ROH, राइट। क्या हो जाए अपने पास, RSH, थायो अल्कोहल, अमोनिया, NH3, प्राइमरी अमाइन RNH2, 2 डिग्री अमाइन R2NH। सही है। और अगर हम बात करें ऐसे सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, ये हो जाए अपने पास फिनॉल, थायोफिनॉल एक्सेट्रा, कुछ इस टाइप से जिसके पास लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, एसिटिक हो जाएगा एक्सेट्रा, जो भी अपने पास। सही है क्या? अल्कीन एंड अल्काइंस एरोमेटिक कंपाउंड हमने अभी एग्जांपल पीछे देखा था। अब बात करते हैं अब स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आया? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, हमें कैसे पता चलेगा? लेट सपोज मान लो किसी रिएक्शन में परफॉर्म करने एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, अपना काम तो यही होगा ना, न्यूक्लियोफाइल तो पहचान लिया,
पर किसी रिएक्शंस में मोर देन वन न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले विच विल अटैक, विच विल पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। लेट्स सपोज एक इक्विवेलेंट रिएक्शंस कराने हैं तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगा डोनेट करने की वो क्या होंगे, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल के केस में आएंगे। बात समझ में आया। सबसे पहला होता है जैसे अपने पास में नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन लोन पेयर कंटेनिंग। बात समझ में आया। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपने पास एक OH माइनस है, एक H2 है, पूछा जाए विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो ध्यान रखना OH माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपैरिजन विद वाटर। अल्कोक्साइड आयन RO माइनस है एंड ROH हो जाए, RNH माइनस एंड RNH2 हो जाए, अपने पास RCO माइनस एंड RCOH हो जाए, तो कुछ इस टाइप से जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होंगे ये बात कर सकते हैं ना। सेकेंड टाइप ऑफ अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करें तो क्या कह सकते हैं बताओ कि लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियो एटम, लोन पेयर कंटेनिंग, इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम इज present at adjacent to nucleophilic center या nucleophilic atom, then that nucleophilic atoms are more nucleophilic in nature। फॉर एग्जाम्पल समझना ध्यान से, हम कहना क्या चाहते हैं, मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अपन हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे याद करो जेई में क्वेश्चंस पूछा भी गया अभी, चलो PYQ करा देंगे। अपने पास है अमोनिया, एक अमोनिया मॉलिक्यूल, एक NH2 टाइप का हमें एक मॉलिक्यूल गिवन है, पूछा जाएगा इन दोनों में कौन न्यूक्लियोफाइल। देखो नाइट्रोजन अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मान लेते हैं, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इस नाइट्रोजन एटम के एडजेसेंट क्या प्रेजेंट है, एक ऐसा एटम जिसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ऐसे में होगा क्या, इन दोनों के बीच में रिपल्सन्स होंगे, रिपल्सन्स होने की वजह से टेंडेंसी टू डोनेट क्या होगा, इस नाइट्रोजन लोन पेयर का इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से अब ये NH2 वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अमोनिया हो जाएगा। जैसे अपने पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOH हो जाए और H2O हो जाए, पूछा जाए विच वन इज मोर न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे। बोलो कोई डाउट, आई थिंक डाउट तो नहीं होगा। अगर हम बात करें सेम पीरियड के लिए, फॉर सेम पीरियड की बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, सेम पीरियड में देखा जाए तो सेम पीरियड में क्या होगा, हमें ना एक काम करना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा है डोनेट करने की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो याद कर लेना है अपन को, एक क्रॉस पीरियड क्या बोल सकते हैं बताओ, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड क्या होता है, डोनर एबिलिटी, टेंडेंसी टू डोनेट एबिलिटी क्या होगा, डोनर एबिलिटी डिक्रीजेस। जब हम लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में मूव करते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डोनर एबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू व्हाई, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, ना कि डोनेट करेगा। हमें पता है लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज, तो डोनेट करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी डिक्रीज करेगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डोनर एबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in a group donor ability decreases, donor ability decreases। अब लेफ्ट टू राइट भी डोनर एबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम भी डोनर एबिलिटी क्या होते हैं, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी डिक्रीज करता है ड्यू टू, यहाँ पे क्या रीजन होगा, ड्यू टू, ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीजन नहीं है, ड्यू टू साइज इंक्रीजेस। एक बात बताओ, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वही है ना, एक है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है
साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, सही बात है, डिस्पर्जन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिस्पर्स्ड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम होगा तो डोनेट करने की एबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए, अब CH3 माइनस है, लेट सपोज NH2 माइनस है, OH माइनस है और F माइनस है, सेम पीरियड की बात किया जाए, लेफ्ट टू राइट, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है जनरली। बात समझ में आया? फॉर एग्जांपल टॉप टू बॉटम बात करें, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगा, समझना। अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है मे वेरी इन सॉल्वेंट्स लाइक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में वेरी करेगा और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप से वेरी करेगा। हमें ये समझना पड़ेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसे वेरी करेगा और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैसे वेरी करेगा। ये बात समझ में आया क्या? तो बस आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।